गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल में। हम संस्कृत की क्लास को देख रहे हैं जो कि सीटेट और एसटेट को लेकर के है ना। अभी तक जो हमने देखा विसर्ग संधि को भी पार कर लिया। संधि का एक जो बहुत पड़ाव था बहुत बड़ा है ना, तो संधि थोड़ा कठिन ही तो लगती है हम लोगों को, है ना। तो चलिए संधि के बाद बहुत सरल सा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक आज के दिन हम करेंगे जो कि बहुत सरल टॉपिक है ना। आप लोग व्यस्त हैं इसलिए मैंने सोचा कि मतलब एक छोटा सा टॉपिक आपको आज करा दिया जाए, ताकि मतलब आप होली के मतलब उसमें अभी लगे ही होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के विषय को। आज का विषय आपको पता चल ही गया होगा कि उससे पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उपसर्ग है, आज हम उपसर्ग देखने वाले हैं। संस्कृत में उपसर्ग का स्वरूप क्या है उसके विषय को हम आज के क्लास में देखेंगे क्रमशः। उपसर्ग किसे कहते हैं, है ना, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं परीक्षाओं में, तो विविध परीक्षाओं को लेकर के, तो इसको हम क्रमशः देखते हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उपसर्ग शब्द को समझ लेते हैं। जो उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग है, इसमें देखिए उपसर्ग शब्द में ही उपसर्ग है। उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय, ठीक है, इनके योग से उपसर्ग शब्द बना है। उपसर्ग का मतलब होता है, अब देखिए उपसर्ग शब्द बना है इनके योग से, और इसका जो अर्थ होगा वो आप क्रमशः हम देखेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। उपसर्ग शब्द को अगर ऐसे देखा जाए, जो समीप रखा जाए उसको हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। उप का अर्थ होता है एक तरह से समीप, समझ लीजिए इसको, है ना, समीप। सृज यानी उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या फिर मतलब रखना, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इसको हम इसको अगर शाब्दिक रूप में देखें तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जो समीप रखा जाए, जो समीप रखा जाए, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। तो इसको संस्कृत में एक परिभाषा भी है, संस्कृत में एक परिभाषा है, उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः, ठीक है। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। तो इसको संस्कृत में इस प्रकार से इसको बताया गया है, क्रियन्ते इति उपसर्गाः, उपसर्गाः करके इसको दर्शाया गया है। तो ये आपको समझना है, जो धातु के समीप रखे जाते हैं, धातु से पूर्व में लगाया जाता है। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है, उपसर्ग हमेशा धातु से पूर्व में लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग हमेशा पूर्व में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपसर्ग का स्वरूप क्या है, अब उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा उपसर्ग शब्द। अब संस्कृत में उपसर्ग 22 उपसर्ग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने हैं उपसर्ग संस्कृत में, 22 उपसर्ग हैं संस्कृत भाषा में, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलें उसके स्वरूप को देखें, संस्कृत में क्या क्या उपसर्ग हैं उसको हम देखते हैं। देखिए उपसर्ग ये हैं, देखिए संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग हैं जो निम्नलिखित हैं। आप इसको देखिए क्रमशः, प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, है ना, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, ये मतलब 22 जो है आपके उपसर्ग हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखना है। ये उपसर्ग से संबंधित प्रश्न 4 तरह से आता है। इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, ये 3 उपसर्ग ऑप्शन में दे करके देखिए। यहाँ पे इन 3 उपसर्गों को क्रमशः अगर आपको दे दिया और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि मतलब इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। एक तो ये प्रकार है प्रश्न पूछने का, ठीक है। और दूसरा प्रकार आप देखिए यहाँ पे, दूसरा प्रकार इसमें कौन उपसर्ग नहीं है, ये फर्स्ट प्रकार था, नहीं है, ये आपको समझना है। और दूसरा प्रकार है उपसर्ग में, जो प्रश्न पूछेगा कोई शब्दांश दे देगा, कोई शब्द देगा या फिर धातु देगा या धातु या क्रियापद देगा और वहाँ पे पूछेगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ये थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, है ना।
तो देखिए, तो इनमें से कौन सा उपसर्ग है, तो इस प्रकार से पूछेगा। और उसके बाद उपसर्गों की संख्या पूछ सकता है आपसे, संख्या कितनी है उपसर्गों की, ये आपसे पूछ सकता है प्रश्नों में, ठीक है। और उसके बाद आपका उपसर्ग संज्ञक मतलब सूत्र कौन सा है। तो इन सभी विषयों का हम आज, और आपको उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटे ना आपके परीक्षा में, उसको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। तो ये 22 आपके उपसर्ग हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 22 जो है संस्कृत भाषा में ये 22 जो है आपके उपसर्ग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके स्वरूप को हम एक तो उसके स्वरूप में हम आगे देखते रहेंगे इस विषय को। तो चलिए, ये प्रश्न के प्रकार हमने आपको दर्शाया, आगे इसके स्वरूप को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके उपसर्ग क्या होते हैं इसके और एक श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं। उपसर्ग के लग जाने से क्या क्या परिवर्तित हो जाता है, इसको हम इस उसके माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ 2 श्लोक दिया गया है, इस श्लोक के अर्थ को आपको समझ में आना चाहिए, तो इससे संबंधित भी मतलब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उपसर्ग को लेकर के। ये एक तरह से उपसर्ग को स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों ही श्लोक। यहाँ देखिए, धात्वर्थम बाधते कश्चित। अब उपसर्ग के लग जाने से क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, आपको पहले ही बता दिया कि उपसर्ग जो है सबसे मतलब मैंने पहले ही आपको दर्शा दिया है कि उपसर्ग जो है धातु से या शब्द से पहले हम लगाते हैं, इसको आपको दर्शाया है ना। तो यहाँ पे आपको इस श्लोक को अगर आपको समझ में आ जाए तो तब फिर मतलब यहाँ पे ये उपसर्ग का स्वरूप आपको क्लियर हो जाएगा, क्या है उपसर्ग का स्वरूप, है ना। तो देखिए, धात्वर्थम बाधते कश्चित और कश्चित तम अनुवर्तते। यहाँ पे बाधते से तात्पर्य यहाँ पे परिवर्तते समझ लीजिए इसको, है ना। इसको आप क्या कर दीजिए, परिवर्तन करना। तो उपसर्ग के लग जाने से, जैसे एक उपसर्ग के लग जाने से कई बार क्या होता है, धातु का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो ये यही कह रहा है, धात्वर्थम यानी धातु, इसको समझ लीजिए यहाँ ध्यान से। तो धात्वर्थम से तात्पर्य यहाँ पे धातु प्लस अर्थम, देखिए यहाँ पे धात्वर्थम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यण संधि है, तो ये आपको धात्वर्थम बाधते कश्चित, धात्वर्थ का परिवर्तन कर देता है। धातु का जो मूल अर्थ है, जैसे पठ धातु है, पठ धातु का मतलब अर्थ है पढ़ना, है ना। इसी तरह से भू धातु है, तो इसका अर्थ है होना। उपसर्ग के लग जाने से उपसर्ग के लग जाने से धातु का अर्थ क्या हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये करता है, ये मूल धातु के जो अर्थ है इसको क्या कर देगा, ये पहली बात जो है वो परिवर्तन कर देगा, ठीक है, धातु का अर्थ परिवर्तन कर देगा। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इसके आगे वाला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं, कश्चित तम अनुवर्तते। कई बार क्या करता है कि वो उसी मतलब धातु के अनुकूल अर्थ को वो व्यक्त कर लेता है। जैसे आप इसको एक और चीज़ समझ सकते हैं कि तम, उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखेंगे इसको आगे, है ना। तो ये क्या करता है कि अनुकूल होते हुए, जैसे धातु का जो अर्थ है, भू धातु का अर्थ होना है, तो उसी होने के ही अर्थ को प्रस्तुत करते हुए उसी को क्या करता है, उपकार कर लेता है। उसी बात को यहाँ पे कश्चित तम अनुवर्तते, कश्चित तम उपकरोति, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अगला बताया कि विशिनष्टि तमेवार्थम। अगला जो तीसरा काम बताया कि उपसर्ग के लग जाने से, तो ये बताया कि तम एव अर्थम, तम अर्थात जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ को क्या कर देता है, विशिनष्टि, अर्थात उसी अर्थ में विशेषता लाने का काम करता है। कौन, उपसर्ग। तो उपसर्ग के लग जाने से धातु में मतलब जो है 3 तरह के परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि उपसर्ग गति त्रिधा करके बताया। उपसर्ग के गति कितने प्रकार के हैं, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मतलब उपसर्ग के गति कितने प्रकार की हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि उपसर्ग की गतियाँ जो है 3 हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग के लग जाने से 3 प्रकार से मतलब परिवर्तन संभव होते हैं। क्या क्या परिवर्तन आपको मैंने बता दिया। तो चलिए इसको और विस्तार से अभी थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, नीचे वाले श्लोक को हम समझ करके। तो उपसर्गेण धात्वर्थः, इसको देखिए तब तक।
उपसर्गेण धात्वर्थः बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धात्वर्थः बलात् अन्यत्र नीयते, उपसर्ग के लग जाने से धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं और ले जाया जाता है, यानी परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे देखो हार शब्द का अर्थ होता है, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ देखिए आपको ये नहीं दिखेगा, हार शब्द का अर्थ होता है, हार शब्द का अर्थ होता है, यहाँ देखिए हार शब्द का अर्थ होता है माला, है ना, माला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्र उपसर्ग लग जाने से प्र प्लस हार क्या हो गया, मारना अर्थ निकल गया ना, देखो मारना, ठीक है। तो प्रहार करना, है ना, तो प्रहार यानी मारना। तो इसी प्रकार से आहार शब्द में देखिए यहाँ पे आहार में आंग उपसर्ग लगा दिया गया, देखिए आंग उपसर्ग लगा दिया, यहाँ पे आहार है तो इसको आप समझ लीजिए आहार है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्रमशः आहार शब्द में, आहार शब्द में, आहार शब्द में, ठीक है, आहार का मतलब होता है भोजन करना। तो यहाँ देखिए आंग उपसर्ग लग जाने से तो क्या परिवर्तन हो गया, हार का अर्थ परिवर्तन होकर के भोजन करना हुआ, है ना। तो इसी प्रकार से संहार का अर्थ क्या हो जाएगा, संहार करना। विहार का अर्थ होता है घूमना, तो ये जो है, और परिहार का मतलब होता है त्यागना। तो ये धातु के या शब्द के आगे उपसर्ग लग जाने से इस प्रकार से परिवर्तन संभव होते हैं करके इसके उदाहरण को आपके समक्ष यहाँ पे ये दो श्लोक मतलब जो है यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आपको विशेष रूप से अवधेय हैं ये दोनों ही श्लोक। तो चलिए इसके और विस्तार से हम देखते हैं इसके स्वरूप को। तो आगे अगला जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम तीन प्रकार के परिवर्तन अभी हमने देखा, तो देखिए इसके उदाहरण के स्वरूप में आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ क्रमशः देखिए इसको, क्रिया का अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, क्रिया के अर्थ में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे गम धातु है, यहाँ देखिए गम धातु है, इसका गच्छति रूप बनता है। गच्छति का मतलब जाना है ना, जाना ये अर्थ होता है। लेकिन देखिए उस आगच्छति का मतलब होता है आता है, तो धातु का अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे जाना का, जाना जो अर्थ है उसको हमने क्या कर दिया, आना कर दिया। देखिए तो ये आपका धातु का बिल्कुल मतलब विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी बिल्कुल ही अपने अर्थ को छोड़ करके बदल जाना अर्थ, पहली मतलब परिवर्तन ये हुआ। और दूसरा जो परिवर्तन है धातु में क्या होता है, इसको देखें यहाँ पे, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है। तमेवार्थम विशिनष्टि, ये जो अभी श्लोक के माध्यम से आपको दर्शाया उसी का ये उदाहरण है। यहाँ देखिए जैसे इक्षते धातु का अर्थ होता है देखना, इक्षते यानी देखना, है ना। तो समीक्षते का अर्थ हो गया कि समीक्षा करना, है ना। तो आप बोलते हैं कि समीक्षा, तो समीक्षते का अर्थ हो गया कि समीक्षा करना। परीक्षते के अर्थ हो गया परीक्षा करना। तो यहाँ पे उपसर्ग यानी परि उपसर्ग लग गया। यहाँ पे देखिए परि उपसर्ग है इसमें परीक्षते में, और समीक्षते में सम उपसर्ग है, और ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंग में जो आगच्छति में आंग उपसर्ग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उपसर्ग के लग जाने से इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो तीसरा देखिए आपका तीसरा परिवर्तन क्या होगा कि क्रिया के अर्थ का ही अनुवर्तन करता है। जैसे वसति मतलब जो है का मतलब होता है रहना, और अधिवसति का मतलब होता है रहना। तो यहाँ पे उसी अर्थ को क्या कर रहा है, अनुवर्तन कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से तीन प्रकार से मतलब परिवर्तन संभव होते हैं। ये आपको इस उपसर्ग के अंतर्गत ये विषय वस्तु आपको ध्यान देना था। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं, जिसमें मतलब आपको और भी मतलब स्पष्ट, जैसे एक धातु और देख लेते हैं हम, क्री धातु जो बहुत प्रसिद्ध धातु है उसके स्वरूप पर विचार करते हैं उपसर्ग के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे क्री धातु का जो अर्थ होता है करना, है ना। इसको देखिए करोति मतलब इसमें वो बनता है, देखिए करोति इसका, है ना, क्रियापद बनता है। तो देखिए उपकरोति का मतलब होता है उपकार करता है, और प्रतिकरोति का मतलब होता है प्रतिकार करना है ना। तो इसी तरह से संस्करोति का अर्थ होगा संस्कारित करता है, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अपकरोति का मतलब होता है अपकार करना। तो इस प्रकार से धातुओं के अर्थ में क्या कर रहा है, ये परिवर्तन कर रहा है ना। तो यही आपको समझना है कि उपसर्ग के लग जाने से धातुओं का अर्थ जो है बिल्कुल बदल जाता है, और उसमें तीन तरह से परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। ये आपको यहाँ पे उपसर्ग में समझना है।
ठीक है। तो अनुकरोति अनुकरण करता है, अधिकरोति यानी अधिकार करता है। तो ये आपको विषय वस्तु समझना है। तो चलिए और एक धातु के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। और एक धातु है जो कि बहुत प्रसिद्ध धातु है, भू धातु के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं हम। भू धातु बहुत प्रसिद्ध धातु है, इसलिए इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने यहाँ पे आपके समक्ष जो है लाया हूँ इस विषय को। देखिए यहाँ पे, तो भू का मतलब होता है होना, है ना, और उसका मतलब होता है, भवती का मतलब होता है, और अनुभवती का मतलब होगा अनुभव होता है। और इसी तरह से प्रभवती का अर्थ होगा उत्पन्न होता है, और उद्भवती का उत्पन्न होता है, पराभवती पराजित होता है, प्रभवती समर्थ होता है, अभिभवती तिरस्कार करता है, संभवती यानी पैदा होता है। तो देखिए कहाँ भू धातु का अर्थ होना है और उसके कारण से इतने मतलब अर्थों का संभावन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग से इस प्रकार की परिवर्तन। अगर आपसे थोड़ा सा मतलब डीपली अगर उपसर्गों में जाकर के प्रश्न पूछ देगा तो आपसे पूछ सकता है कि मतलब उद्भवती का अर्थ क्या है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन शायद ही इस तरह से सीटेट और मतलब जो है एसटेट में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो इससे सामान्य प्रश्न पूछा गया है कि जैसे कोई दे दिया यहाँ पे अभिभवती शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अभी इसमें उपसर्ग है। 22 प्रकार के उपसर्ग आपको यहाँ पे स्मरण करने की आवश्यकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए इससे संबंधित विषय वस्तु आपको और एक चीज़ आपको समझना है, शब्दों के संदर्भ में भी हम देखेंगे इसको, शब्दों के संदर्भ में भी हम क्रमशः देखेंगे। देखिए शब्दों के संदर्भ में हम प्रत्येक उपसर्ग को देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे प्र उपसर्ग किन किन शब्दों में लगा है। देखिए प्र उपसर्ग प्रचार, यहाँ पे प्रचार में है, प्रसार में है, इस तरह से प्रकार में है, प्रवेश में है, और प्रकाश में है। ठीक है, स्पष्ट हुआ ये विषय। इसी तरह से परा उपसर्ग जो है यहाँ पे देखिए पराजय में है, पराभव में है, परामर्श में है, पराकाष्ठा है, पराक्रम में है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि कोई भी शब्द दे करके आपसे पूछेगा कि पराकाष्ठा, पराकाष्ठा शब्दे उपसर्गः वर्तते, उपसर्गः वर्तते। तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा परी देगा, परी देगा, परा देगा, और इसी प्रकार से अप दे देगा, और उसके बाद अव दे देगा। तो ये आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दिखेंगे, तो ये आप पहचान पाएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात है नहीं। ठीक है, इसमें कोई जटिलता वाली बात है नहीं, तो आप समझ रहे हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे, अगला देखिए यहाँ पे इसमें हमने बताया अप का, देखिए अपमान है ना, अपलाप, अपकार, अपवाद, अपयश, इन सभी शब्दों में अप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अप क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। इसी प्रकार से सम उपसर्ग को देखिए संसार, संयोग, संस्कार, संकोच, संहार आदि शब्दों में आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है। और आगे अनु उपसर्ग को भी देखिए आप, अनुभव, अनुवाद, अनुचरः, अनुसारः, अनुकृति, सभी उदाहरणों में आपको यहाँ पे अनु उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। और अगला अव उपसर्ग को देखिए, अव ठीक है, अवधूत, अवबोध, अवकाश, अवरोध, अनुकृति, यानी सभी मतलब शब्दों में आपको अव उपसर्ग दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से देखिए निस और निर, यहाँ पे दो उपसर्ग दिए हैं, ये आपको समझना है। यहाँ निस और निर, ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ पे इन दोनों उपसर्ग का मतलब यहाँ पे एक साथ इसमें प्रयोग दिया है। निश्चय में आप समझ लीजिए, यहाँ पे निश्चय इस शब्द में आपका, निश्चय शब्द में आपका निस उपसर्ग है, निराहार में निर उपसर्ग है, और इसी तरह से निराकार में निर उपसर्ग है, निर्दोष में निर उपसर्ग है, निर्दय में निर उपसर्ग है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगले स्लाइड को देखते हैं। इन्हीं शब्दों में देखिए आगे के उपसर्गों को देखते हैं। इसी प्रकार से दुस, और देखिए दुस और दूर को भी कुछ लोग जो है ना एक जैसा ही मानते हैं, परंतु हम इसको अलग अलग करके दिखा रहे हैं आपको, कारण कि मतलब आपको यहाँ समझने में कठिनाई ना हो। ठीक, तो चलिए इसके उसको देखते हैं। दुस थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, इसको, ये थोड़ा आपको देखने में समस्या ना हो। दुस उपसर्ग को देखिए यहाँ पे, दुष्कर्म, दुष्काल, दुष्कामः, दुस्तरः और दुष्प्राणः। तो इन सभी में आपको क्या दिख रहा है, दुस उपसर्ग है। ठीक है, और दुर उपसर्ग को देखिए, दुराचार, दुरात्मा, दुराग्रह, दुर्जन, दुर्गंध। तो ये आपको निस और दुस और दूर में आपको ध्यान रखना है, और निस और निर में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बिहार और बी उपसर्ग को देखिए, बिहार बी है विकास, विश्वास, विचार, विरोध। ध्यान रखिएगा विश्वास में मतलब विश्व उपसर्ग मत कर देना। ठीक है,
और आगे देखिए यहाँ पे आहा, ठीक है, आंग उपसर्ग, आंग में से आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, आंग उपसर्ग में से, आंग मूल रूप में आंग उपसर्ग है लेकिन आ बचता है, आ अवशेष रहता है, आप ध्यान रखिएगा ये चीज़। मूल रूप में आंग उपसर्ग है, आंग में से केवल आ अवशेष रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आ के उदाहरण देखिए, आचारः, आहारः, आकारः, आरोहः, आरामः। इसी प्रकार से नी उपसर्ग को देखिए, निषेधः, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि निषेध, नी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, निदानम, और इसी तरह से निवासः, निवेशः, निनादः, और अधि उपसर्ग है, फिर अधिकारः, अधिष्ठानम, अधिमानम, अधिभारः, और अति उपसर्ग, अतिसारः, अत्याचारः। ऐसी अवस्था में आपको विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो अतिवादः और सुपुत्रः, देखिए सु उपसर्ग है, सुदीनम में सु उपसर्ग है, सुलेख में सु उपसर्ग है, सुगमनम में सु उपसर्ग है, उत्तमः और इसी उद्धारः, ठीक है। ये हिंदी में भी आपको मतलब ये चीज़ आपको काम आएगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी मतलब इस क्लास को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उनको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है, ठीक है। उत्तमः और उद्धारः, उन्नति, ठीक है, उद्योगः, इन सभी शब्दों में आपको उत उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं, अगले जो बचे उपसर्ग हैं उनको हम देखते हैं क्रमशः। देखिए जो अंतिम जो स्लाइड है इससे संबंधित, इसको हम क्रमशः देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा उधर करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अभी उपसर्ग की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे अभिमानः, अभिमानः, यहाँ पे अभी है, अभियोगः, अभियानम, अभिभावः, तो ये सभी मतलब शब्दों में अभी उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से प्रतिकारः, प्रतिरोधः, प्रतिपक्षः, प्रतिदिनम, इनमें सब में प्रति उपसर्ग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो परिचयः, परिजनः, परिभवः, परिश्रमः, परिहारः, इन सब में मतलब परि उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। उपकारः, उपद्रवः, उपहारः, उपवासः, तो इन सभी उपसर्गों में आपको उप उपसर्ग दिखाई दे रहा है। इवन मतलब जो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इवन उपसर्ग जो शब्द है ना उसमें भी मतलब क्या है, उपसर्ग में भी उप उपसर्ग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये विषय बहुत मतलब सरल था और संक्षेप में मतलब आपको मैं कोशिश करके मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश किया। मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा विषय आपको यहाँ पे छूटा तो नहीं है। तो चलिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, स्वतंत्र रूप में अपि उपसर्ग का, अपि उपसर्ग का स्वतंत्र रूप में प्रयोग हमें मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे अपि उपसर्ग के विषय में मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अपि उपसर्ग जो है स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, तो इसलिए, और इसमें और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देखिए एक और चीज़ इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि प्र आदि जो उपसर्ग हैं संस्कृत के, वो जो है क्रिया के योग में, क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञक होते हैं, उपसर्ग संज्ञक होते हैं, उपसर्ग संज्ञक होते हैं, ये ध्यान रखना है। उपसर्ग संज्ञा कब होती है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका सूत्र बताया गया है कि प्रादयः क्रिया योगे, देखिए प्रादयः, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, इस सूत्र के द्वारा दर्शाया गया है इस चीज़ को, क्रिया योगे, ये आप विशेष ध्यान दे दीजिएगा इसमें, है ना। तो ये विषय वस्तु थोड़ा सा अगर डीपली आपसे पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछ सकता है, तो ठीक है। और ये आपको उपसर्गों में इन्हीं विषयों को आपको ध्यान से मतलब देखना था, समझना था और ग्रहण करना था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लास मतलब अच्छे से समझ में आया होगा कि उपसर्ग का स्वरूप मतलब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों के प्रकार आपको समझ में आया होगा, तो उपसर्ग क्या होते हैं ये आपको विषय वस्तु क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपके पैडागोजी से संबंधित विषय को जल्दी से मतलब आपको पढ़ाया जाए। चलिए इसी के साथ मतलब आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का। पुनः एक बार धन्यवाद आप सभी का।